क्लास 9 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। सेकंड चैप्टर होगा हिस्ट्री का, ये द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में जो ये चैप्टर है, एक्चुअली ये चैप्टर काफ़ी हार्ड टाइप का चैप्टर है। एज अ टीचर मैं भी इसे मानता हूँ, ये चैप्टर वास्ट चैप्टर भी है। सो इस चैप्टर को हम लोग 2-3 सेगमेंट में करेंगे। ये पहला पार्ट है, इसके और भी सेगमेंट बनेंगे। इस चैप्टर के वीडियोस के और भी सेगमेंट्स आएंगे। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, और ताकि आपको अपडेट रहे कि भाई चैप्टर्स का सेकेंड वीडियो कब आने वाला है। और भी आपके ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह भी कवर किए जाएंगे जल्द ही। इन चैप्टर्स पे, इन सब्जेक्ट्स पे भी फोकस किया जा रहा है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 2 हिस्ट्री क्लास 9। हम लोग इस चैप्टर में पहले इंडेक्स देख लेते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव्स के बारे में जानेंगे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज के बारे में जानेंगे, सोशलिज्म किस तरीके से यूरोप में आया, और कुछ क्वेश्चंस की कोशिश करूंगा कि 1 मार्क्स क्वेश्चन टाइप भी हम लोग देखते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज का एज। इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा, बहुत बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा। इससे क्या हुआ, लोगों के दिमाग में पॉसिबिलिटीज जागने लगी कि सोसाइटी में चेंज होना चाहिए। किस तरह का चेंज होना चाहिए? मोनार्चियल सिस्टम हटकर डेमोक्रेटिकल सिस्टम, रिपब्लिकन सिस्टम होना चाहिए। यूरोप और यूरोप के आसपास एशिया वगैरह में भी इन तरह के दिमाग, ऐसे ख्याल जो है, जो डेमोक्रेटिकल राइट या रिपब्लिकन वाले आइडियाज लोगों के दिमाग में भी आते जा रहे थे। उनके दिमाग में भी ये कॉन्सेप्ट बनते जा रहा था। न्यू अथॉरिटी फॉर सोशल पावर बिगन टू डिस्कस, नए नए अथॉरिटीज आने लग गए जो कि इन चीजों के बारे में, सोशल पावर के बारे में डिस्कस करने लग गए। एग्जाम्पल के रूप में हमारे हिंदुस्तान में अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय जो थे उस टाइम इन सब चीजों के बारे में बात करते थे वो राजा, बट इन सब चीजों के बारे में, डेमोक्रेटिकल राइट, रिपब्लिकन, मोनार्चियल सिस्टम हटना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में भी वो बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि डेरोजिया हो गए, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो ये सारे लोग रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इम्पैक्ट या इससे क्या फायदा हुआ लोगों को, इनके बारे में बातचीत होने लगी थी आसपास के देशों में भी। डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज रिशेप द आइडिया ऑफ सोशल चेंज। अगर एक कॉलोनी में डेवलपमेंट होगा तो उसके वजह से सोशल चेंज के आइडियाज बढ़ेंगे, रिशेप होंगे, बनेंगे। रिस्पॉन्स वेरिड फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप, कंजर्वेटिव, रेडिकल एंड लिबरल। अब देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसमें 3 तरह के लोग निकल गए। पहला लिबरल, दूसरा रेडिकल, तीसरा कंजर्वेटिव। ये 3 तरह के लोगों की, मतलब वो रिपब्लिक हो चुका है तो वहां पे 3 तरह के लोगों के ओपिनियंस टाइप के लोग निकल रहे हैं। एक हुआ लिबरल, दूसरे हुए रेडिकल, और तीसरे हुए कंजर्वेटिव। इनके बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे आगे। 20th सेंचुरी विद द रशियन रेवोल्यूशन सोशलिज्म बिकम सिग्निफिकेंट एंड पॉपुलर। जब रशिया में 20वीं शताब्दी के आसपास में सोशल रिस्पांस बढ़ने लगा, सोशलिज्म का रिस्पांस बढ़ने लगा, काफी ये पॉपुलर होने लगा, और ये पॉपुलर वर्ल्ड वाइड होने लग गया। लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई लिबरल क्या है? तो लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव ये 3 अलग अलग क्राइटेरिया के ग्रुप के लोग हैं। तो जिसमें लिबरल का कुछ अपना सोच होता था, रिपब्लिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री का। रेडिकल का कुछ अपना थॉट होता था, अपना थिंकिंग होता था, और कंजर्वेटिव का कुछ अपना थिंकिंग होता था। हम लोग सबसे पहले लिबरल के बारे में देख रहे हैं। लिबरल का मानना यह था कि राइट ऑफ इंडिविजुअल, हर एक किसी को अपना अधिकार, एक का अधिकार होना चाहिए। सेकुलरिज्म मानते थे ये लोग। अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूल, राजा के जो अनकंट्रोलेबल पावर है उनको कम किया जाए, खत्म किया जाए, हटाया जाए। आर्ग्यूड फॉर इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। लोग उस चीज के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते थे, क्या था? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होना चाहिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। दे वर नॉट डेमोक्रेट्स एंड डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। लेकिन एक चीज की प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? ये लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, कहने का मतलब इनका मानना था कि वोट देने का अधिकार सिर्फ उनके पास है जिनके पास जमीन,
पैसा ये है, वो वोट दे सकते हैं। और मेन सोसाइटी पे, वुमेन सोसाइटी पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं है इनका। अभी मेन सोसाइटी पे, वो भी 21 साल के एज में, जो चैप्टर 1 में मैंने बताया था, उस चीज को ये लेकर चल रहे हैं, उस आइडिया को ये लेते चलते थे। वांटेड टू गवर्न ऑन मेजोरिटी एंड पॉपुलेशन। सेकंड रेडिकल की बात करते हैं, तो सेकंड रेडिकल्स क्या थे? लिबरलिज्म का तो मैंने बता दिया। रेडिकल्स की बात करते हैं, इनका मानना था कि गवर्नमेंट जो हो वो मेजोरिटी से बने, पॉपुलेशन के आधार पे मेजोरिटी चूज करे, उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव आए, वो बनाए। सपोर्टेड वुमेन सफरेज मूवमेंट, और वुमेन्स जो जिस तरह का सफरेज उनके साथ हुआ, जिस तरह के प्रॉब्लम्स उनके साथ हुए, अगर उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जा रहा था, तो उनके लिए सपोर्ट करना चाह रहे थे। थर्ड आता है अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर एंड वेल्दी फैक्ट्री ऑनर। ये चाहते थे कि जो प्रिविलेज है, जो जन्म से ही अमीर हैं, उनके पास जो जमीन जायदाद है वो ना हो, उसको थोड़ा क्या कहते हैं, उतना जो उनके पास सिस्टम, उतना पैसा, उतना जमीन, उतना इंडस्ट्री वगैरह जो भी आ रहा है, उसको थोड़ा बांटे। उससे क्या करें कि जो देश है, देश के ग्रोथ पे थोड़ा उसको यूज किया जाए। क्योंकि देखो फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ है नया नया, और रेवोल्यूशन होने की वजह से क्या हुआ भाई, पहला तो इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बुरा है, दूसरा क्या हुआ कि वहां के लोग जो है वो लोग जॉबलेस थे, उनके पास कोई जॉब नहीं था। तो इनका यह मानना था कि उनसे जो प्रिविलेज लिए जा रहे हैं वो प्रिविलेज उनसे हटा लिए जाए। फोर्थ पॉइंट, नॉट अगेन द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकार के साथ ये नहीं रहना चाहते थे। कहने का मतलब कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रिविलेज वैसे लोगों के पास है जो अमीर सेक्टर के हैं, उनके पास उतना प्रॉपर्टी ना हो, वो प्रॉपर्टी को थोड़ा लोगों में मिलना चाहिए, उससे इकोनॉमिकल ग्रोथ होना चाहिए, लोगों को जॉब्स मिले, लोगों को बेनिफिट मिले, ये इनका मानना था। डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ फ्यू। इनका ये मानना था कि जो प्रॉपर्टी का अधिकार, जो जैसे देश चला रहे हैं, तो देश चलाने का अधिकार जो है वो किसी एक बंदे के हाथों में ना हो, वो लोगों के आधार पे चले। और लोगों के आधार पे चले तो इस तरीके से चले कि जो पावर है वो किसी एक बंदे को ना मिलकर के सभी को मिले, और वो थोड़ा डिसेंट्रलाइज हो, लोगों तक फैले, और उससे लोगों को बेनिफिट हो। ये रेडिकल थे। कंजर्वेटिव क्या थे? अपोज टू रेडिकल एंड लिबरल। लिबरल और रेडिकल के ठीक अपोज में रहते थे। समझो एक तरह से अगर कॉमन भाषा में बोले तो कंजर्वेटिव क्या है? कंजर्वेटिव उस तरह के लोग हैं जो शुरुआत में तो नहीं चाहते थे, ये मोनार्चियल सिस्टम पे बिलीव करते थे। मोनार्चियल सिस्टम में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि ये काफी अमीर अच्छे घर से होते थे, तो या इनको कोई मतलब नहीं था। फिर धीरे धीरे समय के साथ इनको भी लगा कि अरे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, चलो ठीक है चेंज होना चाहिए। लेकिन इनका ये मानना था कि चेंज हो बहुत स्लो प्रोसेस में, एकदम आराम से फ्लो होते रहे। ये नहीं कि अचानक से बूम हो जाए और मोनार्चियल सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाए, डेमोक्रेटिक सिस्टम नया आ जाए, इसमें अलग अलग तरह के बदलाव आ जाए, डेमोक्रेटिकल सिस्टम लोग अपनाने लग जाए। ये नहीं था, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक कदम चढ़ेंगे। तो कंजर्वेटिव इस तरह के लोग होते थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन देयर माइंड टू नीड फॉर चेंज। इनका दिमाग कब खुला कंजर्वेटिव्स का? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद इनका दिमाग खुला कि हाँ थोड़ा बदलाव सोसाइटी में होना चाहिए। थर्ड, बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। इनका यह भी मानना था कि इतिहास में जो कुछ भी था, यानी राजा वगैरह को रिस्पेक्ट अभी भी माने, राजा वगैरह के जो सिद्धांत है उनको भी थोड़ा रिस्पेक्ट दें। चेंजेस अडॉप्टेड थ्रू अ स्लो प्रोसेस। इनका मानना था कि कोई भी चेंज हो तो बड़ा स्लो प्रोसेस में हो, आराम से, स्नेह से। The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century define the limit and potential of political tendency. 19वीं शताब्दी में जो नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुए, नेशनल अटेम्प्ट, जो रेवोल्यूशंस किए गए, जो अटेम्प्ट्स किए गए, उससे ये बताया जाता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल टेंडेंसी एक पोटेंशियल ग्रोथ करता है किसी भी देश के ग्रोथ में, किसी भी देश के इकोनॉमिकल, मोनार्शियल, डेमोक्रेटिक ग्रोथ में। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। लड़ाई झगड़ा चल रहा है फ्रेंच में, फ्रांस में, यूरोप में अभी भी चल ही रहे हैं। लोग अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट दैट पॉइंट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का भी ग्रोथ हो रहा था। इसके बारे में चैप्टर 1 में भी मैंने थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, बहुत अच्छी बात है, चलो आई तो आई। टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज। अब ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई तो इससे क्या हुआ कि सोशल और इकोनॉमिकल चेंज में बदलाव आने लगे। नए सिटीज जो थे जहां पे इंडस्ट्री सेटअप किए जाते थे, उनके आसपास में देखते होंगे कि जहां भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगा हो उसके आसपास में बड़ा जल्दी शहर
गांव अगर है तो वो शहर में डेवलपमेंट बहुत तेजी से होने लगती है। तो सेम यहाँ भी कंडीशन होने लगे। रेलवे जो था वो फैलने लग गया, रेलवे फैलने लग गया तो लोग अब रेलवे की मदद से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा जुड़ने लग रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि आदमी, औरत, बच्चे सब फैक्ट्री जाके सब कोई काम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है? काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है बच्चा। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे बच्चे भी काम कर रहे हैं, दैट इज चाइल्ड लेबर। तो इन चीजों के बारे में लोगों के दिमाग में आइडियोलॉजी नहीं थी कि भाई बच्चे काम कर रहे हैं कि औरतें काम कर रही हैं, करो तो करो, फैक्ट्री में काम मिल गया करते रहो। दूसरा क्या था कि वर्किंग आवर बहुत ज्यादा था, कोई लिमिटेशन नहीं था किस काम को कितने देर करा रहे हैं, 12 घंटा करा रहे हैं, 15 घंटा करा रहे हैं, 20 घंटा करा रहे हैं। वर्किंग आवर तो बहुत ज्यादा था, इनका वेज जो इनको खर्चा मिलना चाहिए था, जो पैसा मिलना चाहिए था, वो भी बहुत कम, और लोग इसको कर भी रहे थे। रीजन क्या था? एम्प्लॉयमेंट रीजन था, अनएम्प्लॉयमेंट। जॉब है नहीं, जॉब्स कहीं मिल नहीं रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं तो भाई कम दाम में भी खोज ले रहे हैं कि चलो एक वक्त का कम से कम खाना भी तो मिल सके, तो उसके लिए चलो इंडस्ट्री में अपने कर रहे हैं, अपने घर में बच्चे हैं, वाइफ हैं, सबको चलो इंडस्ट्री में काम करना, कुछ पैसे आएंगे। तो इस तरीके का सिचुएशन, प्रॉब्लम्स अराइज हो रहा था। लिबरल और रेडिकल का क्या रोल रहा इसमें? तो जितने भी प्रॉपर्टीज सेटअप हुए, तो सेटअप होने के वजह से ये मिनिमम या मैक्सिमम कुछ यूं कहो, जो इंडस्ट्री थे वो लिबरल और रेडिकल के थे। क्योंकि लिबरल और रेडिकल वो लोग थे जो अमीर किस क्राइटेरिया से भी आते थे, तो उनके पास भी इंडस्ट्री सेटअप थी, और इनके पास एक पर्सनल, जैसे एक लिबरल है तो उसके पास एक अपना इंडस्ट्री है, दूसरा है तो दूसरे के पास अपना है, तो ऐसे लोगों के पास अपना अपना एक इंडस्ट्री होता था। लिबरल एंड रेडिकल देमसेल्फ वे प्रॉपर्टी ऑनर एंड एम्प्लॉयर, लोग खुद प्रॉपर्टी ऑनर हुआ करते थे, खुद एम्प्लॉयर हुआ करते थे। मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर, और क्या कर रहे थे कि अपना जो वेल्थ था वो बढ़ा रहे थे ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर के कारण। इनका मानना यह था, बिलीव दैट वर्कफोर्स इन द इकोनॉमी शुड बी हेल्दी एंड सिटीजन टू बी एजुकेटेड। इनका यह मानना था कि इकोनॉमी में बढ़ावा होने के लिए इंडस्ट्री का होना काफी जरूरी है। ठीक है, अच्छी बात है। सिटीजन को एजुकेटेड भी होना चाहिए, चलो ये भी मान लेते हैं, ये भी वो सही बोल रहे हैं। अपोज द प्रिविलेज ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, ये ओल्ड एरिस्टोक्रेसी को नहीं मानते थे। ओल्ड एरिस्टोक्रेसी करने का मतलब जो अमीर हैं जन्म से, उनकी बातों को ये मानना पसंद नहीं कर रहे थे। उनके जो प्रिविलेज उनको जो दिए गए थे, उनके टैक्सेशन में जो फायदे दिए जा रहे थे, उन सब चीजों को ये चाहते थे कि वापस ले लिया जाए, इनको नहीं मिलना चाहिए। फॉर्मली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। ये लोग ये मानते थे कि किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया, इंडिविजुअल के द्वारा किया गया एफर्ट, लेबर, एंटरप्राइज की एक वैल्यू है, उसको वो वैल्यू का सही वेज, सही चीज मिलना चाहिए। रोल ऑफ नेशनलिस्ट, तो क्या हुआ, यही लोग लिबरल और रेडिकल, कंजर्वेटिव इनके अपोज में रहते थे, तो कंजर्वेटिव अपोज में है, चलो ठीक है, अपोज में भी है। दूसरी बात, कंजर्वेटिव ही फ्रेंच में उस टाइम क्या थे, मोनार्चियल सिस्टम तो हट गया, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी वो लोग आए हुए थे, क्योंकि वो लोग अमीर थे, वो लोग एक्टिव सिटीजन थे, और हमें पता है कि एक्टिव सिटीजन ही वोट दे सकते हैं, एक्टिव सिटीजन ही नेशनल असेंबली में जा सकते हैं, एक्टिव सिटीजन नेशनल असेंबली के अंदर जा सकते हैं। तो मैक्सिमम जो कंजर्वेटिव थे वो नेशनल असेंबली में रहा करते थे। तो ये जो लिबरल थे और ये जो रेडिकल थे, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए और ये लोग बने नेशनलिस्ट, यानी देशभक्त बने। इनका मानना था कि भाई ये कंजर्वेटिव वाला सिस्टम जो कंजर्वेटिव ले रखे हैं, जो फायदा इनको मिला है, वो सब सिस्टम से हटना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वांटेड रेवोल्यूशन टू पुट एन एंड ऑन द मोनार्चियल गवर्नमेंट इन यूरोप इन 1815। वे लोग चाहते थे कि मोनार्चियल गवर्नमेंट का पूरी तरह से खत्म होना चाहिए 1815 तक यूरोप में, पूरा यूरोप में, फ्रांस की बात नहीं करो, पूरे यूरोप में ये सिस्टम हटना चाहिए। रेवोल्यूशनरीज इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया वर्कड ऑन ओवरथ्रो एक्सिस्टिंग मोनार्च। रेवोल्यूशनरीज ने काम भी किया, फ्रांस में गए, इटली में, जर्मनी में, रशिया में, यहाँ पे वो लोग मोनार्च को ओवरथ्रो कर रहे थे, राजगद्दी से हटा रहे थे और डेमोक्रेटिकल राइट, रिपब्लिक सिस्टम लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और ला भी रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है गियुसेप्पे मैजिनी, जिसके बारे में 10 क्लास में आपको एक पूरा टॉपिक ही पढ़ना है और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है सीबीएसई में, क्लास 10 में 4 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन होता है।
तो गुसिपी मैजनी का वर्ड नेम जो है वो याद रखिएगा, यहाँ भी थोड़ा सा बात है। गुसिपी मैजनी कंस्पायर्ड विथ अदर टू अचीव दिस इन इटली। तो गुसिपी मैजनी भी एक तरह का नेशनलिस्ट था। इसने अचीव किया इटली को, इटली में जो राजा वाला शासन चल रहा था उस सिस्टम को हटाया और हटाने के बाद डेमोक्रेटिकल सिस्टम को लाया। इसके बारे में हम लोग 10 क्लास में पढ़ेंगे। 10 क्लास में आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेनी है। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म ऑफ यूरोप। अब सोशलिज्म दो तरह का सिस्टम चलता था बाबू, एक चलता था सोशलिज्म, दूसरा चलता था कम्युनिज्म। सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, ये दो अलग अलग सोच है, विचार धारणा है यूरोप के लोगों की। सोशलिज्म वर्ड से आप समझ रहे होंगे, सोशलिज्म कहने का मतलब जो लोगों के लिए हो, लोगों के साथ हो, लोगों के लिए करे। 19वीं शताब्दी के मध्य में सोशलिज्म जो थे अब उन लोग अपना अटेंशन आकर्षित अपनी तरफ करने लगे। सोशलिज्म एक तरफ चल रहा है, एक तरफ चल रहे हैं पैसे वाले लोग, इनके बीच में लड़ाई चल रहा है वर्सेस सोशलिज्म वर्सेस अमीर पार्टी लोग जो भी है। सोशलिज्म होता क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं। अ सिस्टम और कंडीशन ऑफ सोसाइटी इन विच द मीन ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। सोशलिज्म एक सिस्टम होता है, कंडीशन होता है एक सोसाइटी का, जिसमें प्रोडक्शन जो होता है कराया जाता है, या प्रोडक्शन जो भी होते हैं वो कंट्रोल किया जाता है स्टेट के द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये सभी को मिले, सभी को बेनिफिट हो। सोशलिस्ट होते कौन है, पीपल हु आर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, वैसे लोग जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होते हैं। व्हाट वाज द सॉल्यूशन दे गिव फॉर द प्रॉब्लम। तो भाई इन लोगों ने क्वेश्चन दिया, सोशलिज्म लाया, सोशलिज्म के बारे में बताया, सोशलिज्म के प्रॉब्लम के बारे में बताया, लेकिन अब प्रश्न आपने दिया तो उसका जवाब भी होना चाहिए। तो बोला कि पूछा गया कि भाई इस सोशलिज्म में जो आपने क्वेश्चन दिया कि मोनार्चियल सिस्टम हटाओ, अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी आप हैं, तो करें तो क्या करें। तो ये बोले कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव वर्ड समझो, कोऑपरेटिव, लोगों के मिल के करने का काम को कोऑपरेटिव बोलेंगे, मिल के जो काम करे। तो कोऑपरेटिव क्या होते हैं, कोऑपरेटिव इज द एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड टुगेदर एंड डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर। कोऑपरेटिव वैसे एसोसिएशन के लोग होते हैं जो क्या करते हैं, सामानों को क्या कहते हैं, जमीनों को, अलग अलग चीजों को एक साथ खरीदते हैं, ठीक है। कोई थोड़ा पैसे मिलाया, कोई भी मिलाया, अलग अलग लोग मिलाए और मिला के कोई एक चीज खरीद रहे हैं और उसमें जो बेनिफिट हुआ वो सभी को बराबर मात्रा में मिल रहा है। तो इस तरीके से चलाया जाता था कोऑपरेट करके, यह थी कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव तो हो गया। अब देखो सोशलिस्ट के बारे में मैंने बोला, सोशलिस्ट भी दो तरह के हैं, सोशलिस्ट हैं लेकिन सोशलिस्ट भी दो तरह के हैं। एक सोशलिस्ट है, वैसे सोशलिस्ट ग्रुप 1 में है जो ये मानते थे वांटेड कोऑपरेटिव टू बी बिल्ट बाय रिच इंडिविजुअल। वो चाहते थे कि कोऑपरेटिव जो है वो अमीर बने अकेले, मतलब कहने का मतलब कि वो मिलजुल कर अमीर बने, ठीक है। ये ऐसे सोशलिस्ट मानते थे, ऐसे कोऑपरेटिव होने चाहिए। और इसका एग्जाम्पल जो है वो रॉबर्ट ओयनी, जो कि जिन्होंने किया भी ऐसा काम, इन्होंने न्यू हार्मनी में, इंडियाना यूएसए में ये जगह है, वहां पे एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री सेटअप की, उसमें बेनिफिट भी कमाया, जो बेनिफिट कमाया वो लोगों में बांटा, जो उनके साथ मिले हुए थे उनके साथ बांटा। दूसरे ग्रुप के सोशलिस्ट ये मानते थे कि ये कोऑपरेटिव वाला जो आइडिया है ये गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट का काम होना चाहिए कि जो अमीर अमीर लोग हैं उन सबको मिलाए, पैचअप कराए और पैचअप करा के थोड़ा एक इंडस्ट्री इस तरह का सेटअप करे जो कोऑपरेटिव हो। इसका एग्जाम्पल है लुइस ब्लैंक, इन्होंने इस तरह का सजेशन दिया। उसके बाद आता है कम्युनिज्म। सोशलिज्म और कम्युनिज्म दोनों एक ही तरह के हैं, थोड़ा सा बस हल्का सा का डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। दोनों का विचारधारा जो है वो सेम टाइप का है, लेकिन ये नहीं कह सकते दोनों सेम है। कम्युनिज्म में प्रॉब्लम क्या मानते थे कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी, एक सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, मतलब सबका आधार जो है वो मतलब पैसे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। कैपिटल का मतलब पैसा, तो वैसा सोसाइटी जहां पे पैसे वालों की रुतबा चल रहा हो, पैसे वाले का वैल्यू चल रहा है, वो सोसाइटी में प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे। तो इन्होंने सॉल्यूशन क्या दिया, सॉल्यूशन दिया कि कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, ऐसी सोसाइटी, ऐसा समुदाय जिसमें क्या कहते हैं लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग करके काम करें। इसमें सबसे फेमस थे कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगेल, ये लोग दोनों कम्युनिज्म में थे, जिसमें कार्ल मार्क्स के बारे में आप बड़े बड़े किताबों में भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बुक्स में इनके बारे में इन्होंने इतना अच्छा बात ही बोला कि इनके बारे में काफी चर्चा में रहा भी। कार्ल मार्क्स क्या बोलते थे कि प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर, वर्कर के द्वारा कैपिटलिस्ट जो अमीर लोग हैं
वो कैसे कमा रहे हैं प्रॉफिट? वो कमा रहे हैं वर्कर्स के द्वारा, वर्कर्स उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वर्कर को मिलना चाहिए सब चीज। जैसे वो क्या कहते हैं, कच्चा सामान वो प्रोड्यूस करके लाएं, जमीन उनका होना चाहिए, क्या, और वो लोग लेकर इंडस्ट्री को दें, वो सब उपजाएं, वो सब बनाएं और वो लाकर इंडस्ट्री को दें। जिससे क्या फायदा होगा? जिससे फायदा होगा उस बंदे का जो उपजा रहा है, उस बंदे का जो उन चीजों में मेहनत कर रहा है, उससे उसको भी प्रॉफिट होगा, उससे इन लोगों को भी प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा सिस्टम नहीं था। ऐसा सिस्टम क्या था कि जिसके पास इंडस्ट्री, उसके पास अपना जमीन भी है, उसके पास रॉ मटेरियल के लिए जमीन, रॉ मटेरियल के लिए जो चीजें चाहिए वो सारी उसके पास व्यवस्थाएं अकेले हैं, जिसके वजह से गरीब जो भी उनके पास काम करने आते थे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, तो वो लोग सिर्फ अपने काम का पैसा ले पाते थे, वो भी बहुत कम। तो कार्ल मार्क्स बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो लोग के पास भी जमीन होनी चाहिए, वो लोग भी रॉ प्रोडक्ट मटेरियल को बना सके अपने घर में और वो लाके इंडस्ट्री को दें, जिससे दोनों को बराबर मिले। वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इनका मानना था कि कैपिटलिज्म को, जो कैपिटलिज्म का सिस्टम है, इनको हटा देना चाहिए और प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूल जो है ये नहीं होना चाहिए। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। ये मान चुके थे और ये आगे चला भी, बना भी, कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो आने वाले टाइम फ्यूचर का एक नेचुरल सोसाइटी के रूप में डेवलप भी करेगा। तो इस चैप्टर के इस वीडियो में हम लोग बस अभी इतना ही पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक में इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाने पे ना क्या होता है ना कि थोड़ा सा बोरिंग टाइप फीलिंग होता है, तो वो बोरिंग ना रहे आपके साथ, इसलिए वीडियो का सेकंड सेगमेंट बनेगा। और ये चैप्टर है भी ऑब्वियसली काफी लंबा चलेगा, लंबा भी है, तो 2-3 सेगमेंट्स में इसके वीडियोस बनेंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताओ। कोशिश करूंगा कि आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। लाइव आने की भी कोशिश करूंगा ताकि आपको सामने से भी बता सकूं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, क्योंकि वीडियो के सेकंड थर्ड सेगमेंट जरूर आएंगे, सो आपको ताकि पता चल सके। और जो आपके फ्रेंड सर्कल है उनको भी शेयर करें ताकि उनको भी इस पैराडिमिक सिचुएशन में चैप्टर्स कंप्लीट हो सके, उनको भी प्रॉफिट हो, वो भी पढ़ सके। थैंक यू। और लास्ट में यही बोलूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो थैंक यू।